नमस्कार बच्चों। आज हम 9th क्लास की चैप्टर नंबर 2 हिंदी का लियासा की ओर का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिट पोर्ट का रास्ता नहीं खुला था। तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत जाने में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। जो भी व्यापार हिंदुस्तान का, भारत का जो व्यापार होता था वो यहाँ से, इसी रास्ते से, नेपाल के रास्ते से तिब्बत की तरफ जाते थे। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। अब वो किले खाली हो गए, खंडर हो गए, तो किसान लोग वहाँ रहने लगे हैं। और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। जहाँ फौजी रहते थे मकानों में, वो भी टूट फूट गए। यहाँ तिब्बत का सामाजिक जीवन, यहाँ पर्दा प्रथा, जाति पाति, छुआछूत आदि न होने के कारण कोई भी अपरिचित व्यक्ति अपना सामान लेकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। वहाँ का ये रिवाज है कि कोई भी राहगीर जो जा रहा है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग जो रहते हैं वहाँ, उनके घरों में घुस के भी काम कर सकते हैं। कोई आपत्ति किसी को भी, उन घर के मालिकों को भी कोई आपत्ति नहीं होती। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर लोग चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं घुसने देते। वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चौड़ी में मथ कर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता है। लेखक की यात्रा की शुरुआत। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त, मतलब जिसको छोड़ दिया है, वो चीनी किले से शुरू होती है। जिन लोगों ने उस किले को छोड़ दिया, वहाँ अब कोई नहीं रहता उस किले में। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी यात्रा करने का कर मतलब टैक्स मांगने आया था। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की पर्ची उसे दे दी थी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंडला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक उसी रास्ते एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर लौटा, भद्र मतलब सज्जन व्यक्ति, तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। डांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, बसा हुआ है। लेखक और उसके साथी को उसे पार करना था। यह स्थान निर्जन है, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता। निर्जन मीन्स, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहाँ डाकू अपनी लूटपाट कर सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं है, कई मील तक कोई गांव भी नहीं है। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता है। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। सरकार खुफिया विभाग व पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती। हथियार के संबंध में भी यहाँ कोई कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह ही लेकर घूमते हैं। चूँकि लेखक और उसके साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुची कुची एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर एक दूसरे दिन दोपहर की तरह समय डांडे पहुँचे। वो स्थान पर पहुँचे। सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डांडे के देवता का स्थान था। इसके आगे उतराई थी, नीचे उतार था।
लेखक लटकोर का रास्ता भटक गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया। लेखक रास्ता पूछ कर पुनः वापस लौटकर दूसरे रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में घंटों बैठे रहना पड़ा। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो गया था। यहाँ से इन लोगों को टिड्री जाना था। कुछ सामान पीठ पर लाद कर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। टिड्री का मैदान। टिड्री का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था, जो किसी टापू जैसा लग रहा था। मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम टिड्री समाधिगिरी था। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे, उनके लोग थे। उसने उनको बोधगया से लाए कपड़े की बत्तियों के डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह बनाकर दिए। वहाँ से वे लोग 10-11 बजे के करीब तेज धूप में आगे के लिए चल पड़े। वहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहाँ अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों, जो विहारों की देख रेख में था। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते थे। जो लोग बेकार थे, जो मजदूर, उनसे खेती करवाते थे बिना पैसा दिए। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते थे, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता है। शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिखमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजूर बुद्ध के वचन का अनुवाद किया जाता था कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखी हुई, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ बुक थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लग गया। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमजे से विदाई लेकर पुनः टिड्री गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। धन्यवाद।